सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान के अंदर, इसके अंदर द्रव्यमान के अंदर क्या होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लो एक बॉल है, ये पॉइंटेड नहीं है, बॉल बड़ी होती है, ठीक है। तो इसकी कौन से पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट मानना है जिसके अंदर आप सारा द्रव्यमान है वो उसके मतलब इधर उधर सिमेट्रिकली सममिति रूप से लगा हुआ, ठीक है। जैसे बॉल है, तो बॉल है तो कहां पे मानना इसको, यहाँ पे कहां पे, एकदम सेंटर में। सेंटर से क्या होता है, ऊपर भी जितना मास है, जितना इसके पीछे है, जितना इसके आगे है, जितना नीचे है, वो सब बराबर है। इसको बोलते हैं सिमेट्री, सममिति, ठीक है। जैसे आप बॉल फेंकते हो स्पिन करा के, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह फेंकते हो। जैसे एक आदमी है, वो दूसरे आदमी के पास गेंद फेंक रहा है, जैसे कैच, ठीक है। तो क्या होता है कि वो बॉल रास्ते में क्या करती है, घूमती है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ऐसे जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब क्या होता है, बॉल जब स्पिन करती है, ऐसे स्पिन करती है, तो क्या होता है कि एक पार्ट तो आ रहा है नीचे, एक पार्ट आ रहा है ऊपर। इसका मतलब ऐसे इन पार्टिकल्स की अगर देखें, ये एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक बार नीचे ऊपर, तो इनकी क्या एक स्पाइरल टाइप ऐसे मूवमेंट होती है, यहां से यहां तक, ठीक है। पर गेंद है, वो गेंद का जो सेंटर है ना, वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है। तो इसलिए एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट मानते हैं जिसके अनुसार सारा द्रव्यमान है वो एक मतलब उसको सेंटर मान के गति को कर दे, तो वो इजी हो जाता है, ठीक है। नहीं आप इस पॉइंट से देखोगे तो ये ऐसे है, इसको कैसे डिफाइन करोगे, ये कौन सी किस प्रकार की गति है ना। तो इसका एक सेंटर मान लिया और उस सेंटर के हिसाब से उस सेंटर की गति देखोगे तो कैसी होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपी गति होगी। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ती है। सेंटर ऑफ मास, अब इसको तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक तो अगर दो कण है, दो कणों का सिस्टम है, मान लो अलग अलग, ये तो हो गया एक ही कण, ठीक है, एक कण है, बड़ा कण है, ठीक है। और ऐसे मान लो दो कण है पॉइंट मास के, पॉइंट मास मतलब बिंदु द्रव्यमान, मतलब कि उन जो एकदम छोटे छोटे द्रव्यमान होते हैं उसको, जैसे ये है, ये इतना सा द्रव्यमान है मान लो, ठीक है। तो इसका सेंटर ये खुद ही मान सकते हैं, ठीक है। तो दो कण मतलब दो छोटे छोटे कण हैं, उनके कारण सेंटर ऑफ मास, फिर बहुत सारे कण हैं, तो मैनी पार्टिकल्स, और एक को फिर ऐसे सममितीय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के कारण। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे रोड हो गई, ये हो गया, खोखला गोला हो गया, ठोस गोला हो गया, गेंद हो गई, चकती, कॉइन होता है ना, कॉइन, सिक्का, वो चकती, या फिर रिंग, ऐसे पार्टिकल है जिनके अंदर सममितीय रूप से, मतलब आप इस रिंग है, रिंग को काटोगे तो ऐसे काटोगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, और सेंटर से हर मास है वो, हर छोटा द्रव्यमान एक निश्चित दूरी पर है, ठीक है। और फिर अगर यही होता है उसके अंदर, चकती के अंदर, जैसे कॉइन हो, तो चकती के अंदर क्या होगा, ऐसी चकती है एक, और इसका द्रव्यमान है वो एक समान रूप से बंटा हुआ है, ऐसे नहीं कि भाई बीच में ज्यादा द्रव्यमान है, साइड में कम, एकदम। कॉइन होता है, सिक्का होता है, उसका द्रव्यमान सारा हर जगह एक समान होता है, तो ये सिमेट्रिकल है। इस लाइन पे जाओगे जिस हिसाब से द्रव्यमान मिलेगा वैसे ही इस लाइन पे मिलेगा, वैसे ही इस लाइन पे मिलेगा, वैसे ही इस लाइन पे मिलेगा। फिर अगर वर्ग है,
वर्ग है, इसके अंदर क्या होगा, एक वर्गाकार प्लेट है, तो इसके अंदर भी क्या होगा कि ऐसे काटोगे तो दोनों ऊपर नीचे समान रूप से है, ऐसे काटोगे तो भी समान रूप से है, ऐसे काटोगे तो कहने मतलब सेंटर से हर दिशा में एक समान रूप से द्रव्यमान है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, और उनके लिए सेंटर ऑफ मास देखेंगे। तो सबसे पहले अगर दो कणों का सिस्टम है उसके लिए देखते हैं। दो कणों वाले में क्या होता है, दो कणों वाले सिस्टम के अंदर क्या होगा कि दोनों पॉइंटेड कण है दोनों, इसके अंदर खुद का निकालने की जरूरत नहीं, खुद का जो पॉइंट दे रखा है वो इसका सेंटर ऑफ मास है। तो दो कण है, मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, ये पॉइंटेड पार्टिकल है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस है मान लो d, ठीक है। इसका द्रव्यमान मान लेता हूं m1 और इसका मान लेता हूं m2। तो इनका सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में होगा, ताकि भाई लेफ्ट साइड में जितना मास होता है राइट में है तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, मान लो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस पहले पार्टिकल से इसकी दूरी को मान लेते हैं r1 और दूसरे पार्टिकल से इसकी दूरी को मान लेते हैं r2। सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल की जो दूरी है, सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल की दूरी ये है, ये मान लो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से कण की दूरी, पहले कण की दूरी r1, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी m1 द्रव्यमान के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब जितना m1 छोटा होगा उतना ही r1 ज्यादा होगा, मतलब उतना इससे दूर होगा सेंटर ऑफ मास। तो r इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो r1 बटा ऐसे ही r2 के लिए r2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/m2। तो इन दोनों का जो प्रोपोर्शनल है ये चिन्ह हटाएंगे तो एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे और ये रेशियो हो जाएगा m2/m1, r1/r2 इक्वल टू m2/m1, ठीक है। अब r1 निकालना हो तो r2 दे नहीं रखा हो, r1 निकालना हो और ये d दे रखा हो, ठीक है। दो चीजों का अनुपात है, ये अनुपात कैसे निकालते हैं, जैसे r1 निकालनी है मेरे को, r1 अनुपात r2 है, वो होगा m2 अनुपात m1, और ये अनुपात है r1 r2, ठीक है। r1 r2 मिला के टोटल कितना है, d के बराबर, r1 प्लस r2 दोनों कणों के बीच की दूरी के बराबर है। अब r1 कितना होगा, अगर r2 नहीं दे रखा हो, ये रेशियो, ठीक है, m2 m1 दे रखा हो और r2 दे रखा हो तो r1 आ जाएगा, ठीक है। अगर m1 m2 दे रखा हो और इन दोनों में से कुछ नहीं दे रखा हो और इन दोनों का योग दे रखा हो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो रेशियो होता है r1 रेशियो r2, ये है m2 रेशियो m1। तो r1 निकालने के लिए रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं, r1 निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस है d और m2 का अनुपात r2 का अनुपात कितना है, m2 के बराबर, तो m2 अपॉन टोटल अनुपात m1 प्लस m2, ऐसे ही r2 बराबर m1 अपॉन इंटू d। r1 निकालना है तो m2 ऊपर आएगा और m1 प्लस m2 दोनों नीचे आना ही है क्योंकि ये कुल अनुपात है,
और डी साथ में, डी मतलब दोनों कणों के बीच की दूरी। ये लिख लो। दोनों का द्रव्यमान समान है, मान लो इधर भी m है और इधर भी m है, तो R1 ये पहले नंबर का पार्टिकल है, ये दूसरे नंबर का पार्टिकल है, तो R1 और R2 बराबर हो जाएंगे। इस फॉर्मूले में m/2m, तो R1 = R2। जब दोनों के द्रव्यमान समान हो तो R1 बराबर R2। और यदि M1 बड़ा है M2 से, यदि M1 बड़ा है M2 से तो R2 बड़ा होगा R1 से। M2 बड़ा है, तो दोनों का योग सेम है, दोनों में इसमें D भी दोनों में सेम है। और अगर M2 ज्यादा है M1 से, M1 ज्यादा है M2 से, तो R2 है वो ज्यादा होगा, ठीक है। M1 ज्यादा है तो R2 ज्यादा होगा, और ऐसे ही M2 ज्यादा है तो R1 ज्यादा होगा R2 से। और M1 बराबर M2 है तो R1 बराबर R2। तो M1 ज्यादा है M2 से तो R2 ज्यादा होगा R1 से, M2 ज्यादा है M1 से तो R1 ज्यादा होगा R2 से। जैसे एग्जांपल है कि अगर दो पार्टिकल है, एक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, एक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 3 मीटर, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो कम से दूर होगा। सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट से थोड़ा इधर होगा। तो अगर R1 निकालना हो पहले पार्टिकल का, तो क्या करेंगे? दूसरे का द्रव्यमान ऊपर, कुल द्रव्यमान इनटू कुल दूरी 3, तो R1 आ जाएगा 3 से 3 कट गया 2 मीटर। और R2 निकालना है तो इसको ऊपर रखेंगे और बटा में इन दोनों का योग और इनटू, तो ये हो गया 1 मीटर। अब दूसरे नंबर पर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, मतलब बहुत सारे कण हो, तो क्या होगा कि जैसे ये है, ये कोऑर्डिनेट मानते हैं, ये है मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है। बहुत सारे कण है, मतलब उनका द्रव्यमान है M1, M2, M3, M4, M5, बहुत सारे कण है। मान लो M1 है यहाँ पे, M2 है यहाँ पे, M3 है यहाँ पे, M4 है मान लो यहाँ पे, और एक पार्टिकल है मान लो M5, वो यहाँ पे। तो अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग जगह पे रख रखे हैं। इसकी मूल बिंदु से दूरी है वो, तो मान लेते हैं R1, इसकी मूल बिंदु से दूरी है वो R2, इसकी मूल बिंदु से दूरी है वो R3। अगर ये एक ही दिशा में हो तो आप इसको दूरी ले सकते हो। जैसे इसको इससे इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो क्या होगा, इधर है तो इसको क्या लेना पड़ेगा वेक्टर में,
तो ये क्या है, स्थिति सदिश है पोजीशन वेक्टर m1 का। ये बताएगा कि मूल बिंदु से m1 किस दिशा में कितनी दूरी पर है, और m2 है वो m2 r2 वेक्टर दूरी पर है, r2 सदिश ये स्थिति सदिश है इसका, r3 है वो m3 का स्थिति सदिश है, फिर m4 का स्थिति सदिश है वो r4 और m5 का r5। ऐसे करते करते मान लो n पार्टिकल है, तो ये m1 हो गया और इसकी डिस्टेंस हो गई से rn और स्थिति सदिश हो गया rn वेक्टर। ठीक है, तो इनके कारण सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो इस पॉइंट से इन सारों के कारण इन सारों की वजह से जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो कितनी दूरी पर होगा, तो r सेंटर ऑफ मास। इसके लिए क्या करेंगे, द्रव्यमान और उसके स्थिति सदिश का प्रोडक्ट, हर द्रव्यमान और उसके स्थिति सदिश का प्रोडक्ट, हर द्रव्यमान द्रव्यमान और उसका स्थिति सदिश, इन दोनों का प्रोडक्ट, ऐसे हर द्रव्यमान का जोड़ना है। m3 ऐसे n पार्टिकल्स है, mn rn अपॉन सारे द्रव्यमान उन सारों का m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट mn। तो सेंटर ऑफ मास से किसी पार्टिकल का द्रव्यमान और उसके स्थिति सदिश, इन दोनों का गुणा, हर द्रव्यमान का उसका खुद का स्थिति सदिश और खुद के द्रव्यमान का गुणा, ऐसे हर द्रव्यमान का जोड़ के और बटा में कुल द्रव्यमान जो इन सब का मिला के होगा, वेक्टर में हो जाएगा ये मान लो x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है वो इस तल के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा कि r1 है या कोई भी r है वो x कोऑर्डिनेट उसका y कोऑर्डिनेट y दिशा में और z कोऑर्डिनेट z दिशा में। हर कण के ये तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, कोई x y तल में तो उसका z 0 होगा, कोई x वाली लाइन पर तो उसका y और z दोनों 0 होगा, कोई y वाली लाइन पर है तो उसका x और z 0 होगा। तो ऐसे हर पार्टिकल r1 r2 r3 ये इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर हो सकते हैं। इसका मतलब r सेंटर ऑफ मास है वो आएगा x सेंटर ऑफ मास i के प्लस y सेंटर ऑफ मास j के प्लस z सेंटर ऑफ मास k के में। तो इस सदिश रूप में r1 का सदिश है, तो इसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट हो सकते हैं i j के, इन सबके i j के हो सकते हैं, इनसे एक अदिश राशि की गुणा हो रही है तो क्या आएगा, इसके अंदर भी वही i j की आएगा r सेंटर ऑफ मास में। तो कहने का मतलब x दिशा के अंदर कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का आएगा वो x सेंटर ऑफ मास, y दिशा के अंदर कोऑर्डिनेट आएगा y सेंटर ऑफ मास, z दिशा के अंदर कोऑर्डिनेट आएगा वो z सेंटर ऑफ मास। अब x सेंटर ऑफ मास निकालना है, x सेंटर ऑफ मास निकालना है तो m1 की x1 से दूरी, और इसके अंदर मतलब अगर
प्लस दिशा में है तो प्लस का लिखो x को, और माइनस दिशा में है तो माइनस का। m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस डॉट 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 mn xn बटा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट, मतलब सारे जो m1 तक जितने परिमाण उन सारों का योग। ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट इसके अंदर ये दिशा के साथ रखना है, यानी अगर प्लस x में है तो चिन्ह रखना है प्लस का, माइनस x की तरफ है तो चिन्ह रखना है माइनस का। y दिशा में है तो y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस डॉट 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 mn yn अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट प्लस mn। ऐसे z का आ जाएगा, z सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस mn zn बटा जितने भी द्रव्यमान हैं उनका योग। x सेंटर ऑफ मास है, इसको लिखा हमने m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 ऐसे लिखा। इसको हम लिखते हैं m x i m i वे नंबर का m है तो i वे नंबर का x होना चाहिए, और ये कहां से करना है, पहले नंबर से लेके टोटल जितने हैं उतने तक अपॉन समीशन i वे नंबर का m है, और ये पहले से लेके n तक। ये जो अभी लिखा उसका मतलब उसको ऐसे लिखते हैं, और मतलब जो पहले लिखा वो मतलब है। फिर ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास है, वो क्या होगा कि mi yi इसका समीशन i बराबर 1 से i बराबर n तक जितने भी पार्टिकल हैं, फिर समीशन mi i बराबर 1 से i बराबर n तक। ऐसे ही z सेंटर ऑफ मास समीशन mi zi i बराबर 1 से i बराबर n तक अपॉन समीशन mz i बराबर n तक i बराबर 1 से mi। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस ऐसे mn xn ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। जहां तक अगर ये 10 तक है तो m1 x1 प्लस m2 x2 ऐसे तक, ऐसे 10 तक, और नीचे m1 m2 ये भी 10 तक। है 3 द्रव्यमान है, m1 है 1 किलोग्राम का, m2 है 2 किलोग्राम का, और m3 है वो 3 किलोग्राम का है। m1 का स्थिति सदिश है वो है 1 i के प्लस 4 j के प्लस 1 k के। m2 का स्थिति सदिश है वो है 1 i के प्लस 1 j के प्लस 1 k के। m3 का स्थिति सदिश है r3 वो है 2 i के माइनस j के माइनस 2 k के। इस सदिश सदिश दे रखा है मीटर के अंदर, और ये किलोग्राम के अंदर सारे। तो r सेंटर ऑफ मास निकालना है, x सेंटर ऑफ मास निकालना है, y सेंटर ऑफ मास निकालना है, और z सेंटर ऑफ मास निकालना है।
तो आर सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये तो हो जाएगा सदिश रूप में आर सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड ये तो मैग्नीट्यूड में ही आना है, रखना सदिश रूप में। जैसे आई है प्लस की दिशा में है तो प्लस का, माइनस की दिशा में तो माइनस का। बताओ आर सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? तो आ जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर बटा m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, यहां से ये क्या हो जाएगा? m1 है 1 किलोग्राम, r1 है 1 i के प्लस 4 j के प्लस k के, m2 है वो है 2 किलोग्राम और r2 है वो i के प्लस j के प्लस k के है। फिर m3 है 3 और r3 है वो 2i के माइनस j के माइनस 2 k के है अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 i के, ये 2 i के, ये हो गया 6 i के, तो 6 2 1 9 तो हो गया i के और 4 j के है 4 और 6 और ये हो गया माइनस 3, तो टोटल हो गया प्लस 3 j के। फिर ये हो गया 1 ये 2 और वो माइनस 6 3 माइनस 6 ये हो गया माइनस 3 के अपॉन टोटल मास हो गया 6 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा 1.5 y के प्लस 0.5 j के माइनस 0.5 k के। 1.5 y के प्लस 0.5 j के माइनस 0.5 k के क्या जाएगा मीटर के अंदर। यहां से x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? x सेंटर ऑफ मास आ गया 1.5, y सेंटर ऑफ मास आ गया 0.5, z सेंटर ऑफ मास आ गया माइनस 0.5, i के, j के और k के। दिशा में 0.5 मीटर अंदर की तरफ है, j दिशा में ऊपर की तरफ 0.5 और x दिशा में 1.5 इधर। और r सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? r सेंटर ऑफ मास उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ये हो गया रूट 9/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये हो गया 11/4, तो रूट 11/2 चार द्रव्यमान है, m1 1 किलोग्राम, m2 है 2 किलोग्राम, m3 है 3 किलोग्राम और m4 है 4 किलोग्राम।
और ये एक वर्गाकार रूप में ये रखे हुए हैं। और इसकी मूल बिंदु से इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी बतानी है सिस्टम की। ये x है, ये y डायरेक्शन है, ऐसे 4 पार्टिकल रखे हुए हैं। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। और इस वर्ग की लंबाई वो है 1 मीटर। तो इस मूल बिंदु O से सेंटर ऑफ मास की दूरी बतानी है। A मतलब 1 नंबर, B मतलब 2 नंबर, C मतलब 3 नंबर, D मतलब 4 नंबर। इसका 2 नंबर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट 1 नंबर का कितना है कोऑर्डिनेट 0,1। 2 नंबर का कोऑर्डिनेट है 0,0। 3 नंबर का कोऑर्डिनेट है 1,1। 4 नंबर का 1,0। 2 नंबर है मूल बिंदु पे दोनों 0,0। 4 नंबर x दिशा में 1 मीटर पर है, y में 0। 3 नंबर पार्टिकल y में 1 मीटर है, x में भी 1 मीटर है। 1 नंबर पार्टिकल x दिशा में 0 है, y दिशा में 1 मीटर है। तो ये इसका i केप हो गया, ये इसका j केप हो गया। तो r सेंटर ऑफ मास, r सेंटर ऑफ पहले नंबर का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम और 0 i के प्लस 1 j के प्लस 2 नंबर पार्टिकल इसका 0,0। 3 नंबर पार्टिकल है इसका 1 i के प्लस 1 j के। 4 नंबर पार्टिकल है इसका 1 i के प्लस 0 j के। टोटल द्रव्यमान हो जाएगा 10। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इसमें क्या होगा, ये 0 तो ये हो गया 1 j के, ये 0 हो गया, ये हो गया 3 i के प्लस 3 j के और वो हो गया 4 i के अपॉन टोटल द्रव्यमान है 10। तो ये है j के। 3 और 4 7 i के प्लस 4 j के अपॉन 10। ये हो जाएगा उत्तर, यानी 0.7 मीटर x दिशा में और 0.4 मीटर y दिशा में। 0.7 मीटर तो x दिशा में और 0.4 है वो y दिशा में। तो यहाँ पे होगा इन सारों का द्रव्यमान के अंदर। ये छोटे हैं तो इनसे थोड़ा दूर है, ये 4 वाला बड़ा है तो इसके थोड़ा नजदीक। तो किसके क्वाड्रेंट में आएगा, इस 4 नंबर के क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। ये सेंटर है तो ये हो जाएगा सेंटर से 0.2 मीटर इधर और 0.1 मीटर नीचे। सेंटर कहां पे होगा इसका 0.5, 0.5 पर। तो इससे क्या होगा 0.2 मीटर तो इधर है और 0.1 मीटर नीचे।
थर्ड नंबर है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यू टू ए continuous body. Position of center of mass of a continuous body. ठीक है, continuous body के अंदर मतलब जैसे एक रोड हो, सिमेट्रिकल continuous body है, मतलब कैसे इधर इतने में जितना द्रव्यमान उतना ही इतना आगे वाले मतलब सेम पार्ट के लिए द्रव्यमान सेम है, इतना पार्ट आगे कोई सा भी ले लो उसका द्रव्यमान भी इतना ही होगा। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बॉडी। या फिर ऐसे होगी क्रमागत रूप से बढ़े, कैसे हर बार मतलब इस पार्ट का है उसका अगले पार्ट में अगले इतने से पार्ट में 2 गुना है। सेम पार्ट या तो होगी हर पार्ट का, हर समान लंबाई के पार्ट का द्रव्यमान है वो समान हो, समान लंबाई का द्रव्यमान समान हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि हर निश्चित मतलब कंटिन्यूअस ऐसे द्रव्यमान है वो बढ़े। कहने मतलब यहाँ पे इतने से इससे आगे वाला पार्ट है उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उससे आगे वाले का और ज्यादा होगा, उससे आगे वाले का और ज्यादा। लंबाई सेम है इनकी पर इसका मतलब कंटिन्यूअस है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन बॉडीज को बोलते हैं कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब ये भी नहीं है कि भाई हर पार्ट का द्रव्यमान सेम हो, इसका मतलब होता है कि क्रमागत रूप से हो सकता है बढ़े, हो सकता है घटे, पर ऐसे नहीं कि भाई मतलब बीच में ब्रेक होगी बॉडी फिर बाद में नई बॉडी, ऐसे नहीं। जैसे क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है, इसके अंदर क्या होगा कि ऊपर वाला पार्ट है इसका द्रव्यमान कम है, नीचे वाले पार्ट का और इससे ऊपर वाले से ज्यादा है, फिर इससे नीचे वाले का और ज्यादा है, फिर इससे नीचे वाले का और ज्यादा है, फिर इससे नीचे वाले का और ज्यादा है। अब ये क्या सेंटर वाली लाइन आ गई, अब इससे इधर कम होता जाएगा वापस, तो ऐसे कम हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, कोई बॉडी में ब्रेक नहीं है और क्रमागत रूप से घट रहा है, और ऊपर भी घट रहा है नीचे भी घट रहा है। जैसे होलो स्फीयर हो, खोखला गोला हो, इसके अंदर भी क्या है कि सेंटर से नियत दूरी पे से वो द्रव्यमान है वो एडजस्ट हो रखा है। डिस्क क्या है, डिस्क और इसमें फर्क है, ये 3 डायमेंशनल है, ऐसे भी होगा और अंदर बाहर भी होगा। ये 2 डायमेंशनल है डिस्क। इसके अंदर भी क्या सेंटर से हर एक छोटी रिंग मान सकते हो इसको, ठीक है, बहुत सारी रिंग हो और छोटी रिंग है वो अंदर, उसके बाहर उससे बड़ी रिंग, ऐसे बहुत सारी रिंग बन के एक डिस्क बनती है। ऐसे ही मान लो रिंग हो तो ऐसी रिंग होती है, तो सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है और सिमेट्रिकली कॉन्टिन्यूअस बॉडी के एग्जांपल मतलब। और फिर आयताकार पट्टी हो गई या फिर वर्गाकार प्लेट हो, तो रेक्टेंगुलर स्लैब और स्क्वायर स्लैब। ठीक है, इन सारों के कारण देखेंगे। पहले इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला इसके लिए होता है कि आप जो उसके अंदर एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए समीशन कर रहे थे उसकी जगह यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो। मान लो x डिस्टेंस पर छोटा पार्टिकल है dm, ठीक है, पहले क्या कर रहे थे, छोटे छोटे पार्टिकल को एक जब अलग अलग कण हो तो क्या करते थे, x1 m1, ऐसे ही मान लो छोटा सा द्रव्यमान है वो dm, वो x दूरी पर है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कहां से,
कंटिन्यूस बॉडी जैसे मान लो एक मान लो एक है रोड है यहाँ पे 0, ये मूल बिंदु पे मान लो 0,0,0 और ये हो गया L, 0,0 x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन के ऐसे मतलब मान लो एक रोड है, ठीक है। तो क्या हो गया कि यहाँ पे एक छोटा सा द्रव्यमान dm मानते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पर, तब इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, यहां से शुरू हुई L पर खत्म हो रही है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से L तक, x सेंटर ऑफ मास ऐसे हो जाएगा x dm अपॉन टोटल dm, छोटे छोटे dm है वो जोड़ दो, ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, मतलब छोटे छोटे द्रव्यमान है उन सारे द्रव्यमानों का योग और ये एक छोटा सा द्रव्यमान उसकी खुद की दूरी उससे कितनी है, ऐसे ही z सेंटर ऑफ मास है वो हो जाएगा z dm अपॉन dm, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और अगर r सेंटर ऑफ मास अगर तीनों कोऑर्डिनेट कंबाइंड हो तो क्या हो जाएगा r dm अपॉन जो भी है जिस हिसाब से x की दिशा में बात कर रहे हो तो x के हिसाब से हो जाएगा, y की दिशा में बात करें तो y के हिसाब से, z की दिशा में z के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसके लिए कैलकुलेट करें, एग्जांपल में मान लो रोड, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, dm कहां से x दिशा में है तो x सेंटर ऑफ मास और x डिस्टेंस पर dm मास है और टोटल द्रव्यमान है dm, सारा जुड़ा के कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से L तक, और यहां से यहां तक टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा m, मान लो इसका टोटल द्रव्यमान m है, लंबाई l है, तो नीचे वाला द्रव्यमान का योग हो गया m और 0 से L तक इंटीग्रेशन हो जाएगा x dm कितना है, dm कितना होगा कि पर यूनिट लेंथ इसका मास कितना हो गया, पर यूनिट लेंथ मास कितना हो गया, पर यूनिट लेंथ मास हो गया m/l, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट मान लेता हूँ dx सेगमेंट है, dm मास है, तो x का छोटा सा हिस्सा, छोटे के लिए d लिखते हैं ना, dx है ना, तो पर यूनिट लंबाई है इसकी m/l, यहाँ पे एक छोटी सी लंबाई है dx, उसका द्रव्यमान है छोटा सा द्रव्यमान dm, तो वो कितना हो जाएगा पर यूनिट लेंथ मास इनटू लंबाई, ये क्या 10 मीटर लंबाई का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, तो 4 मीटर का 10/10 × 4, ठीक है, तो 4 किलोग्राम हो गया। ऐसे ही टोटल L लंबाई का द्रव्यमान m है, तो यूनिट लंबाई का द्रव्यमान हो गया m/l, तो dx लंबाई का हो गया m/l × dx, ठीक है। ये इसका हो गया छोटा सा dm, तो dm कितना हो गया m/l × dx, ठीक है। अब वहां पे dm रख दो, x रख दो, x dm अपॉन इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से L तक, और बटा में टोटल मास हो गया m, तो ये हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास। अब सिंपली दिख रहा है कि भाई ऐसे रोड है, ठीक है, द्रव्यमान इसका कॉन्टिन्यूअस है और हर सेम पार्ट का द्रव्यमान सेम है, तो क्या होगा, एकदम बीच में आएगा द्रव्यमान के अंदर, यहां से L/2 दूरी पे आएगा, तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, m/l कॉमन आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, x dx का समाकलन हो जाएगा x²/2 और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से L तक, 0 पे 0 और L पे कितना हो जाएगा m कट गया, n²/2l, ठीक है, -0, तो ये हो गया L/2, तो x सेंटर ऑफ मास है, L/2 दूरी पर है, मूल बिंदु से, कहने का मतलब रोड के एक सिरे से ऐसी कंटिन्यूअस छड़ हो जिसका द्रव्यमान हर समान लंबाई में
समान होता है तो क्या होगा, उसके एकदम दोनों सिरों के एकदम बीच में, ठीक है। तो एक सिरे से L/2 तक, L/2 दूरी पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, लिख लो पहले x सेंटर ऑफ मास, फिर ऐसे ऐसे नकल कर लेना, x की जगह y लिखा और सेम, फिर जेड का किया, फिर ये L लंबाई की रोड है, द्रव्यमान है, सेंटर ऑफ मास कितना होता है, तो पहला है उसके अंदर रेक्टेंगुलर स्लैब, मतलब आयताकार प्लेट है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब। और ये है सिमेट्रिकल रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसके सेंटर पर। तो ये सिमेट्रिकली कट रही है, ऐसे भी सिमेट्रिकल, ऐसे भी सिमेट्रिकल, ऊपर सिमेट्रिकल, नीचे दाएं बाएं, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास इसके केंद्र पर होगा, ठीक है। केंद्र पर मतलब इस लंबाई का आधा और इस लंबाई का आधा, तो ये होगी, ये लंबाई होगी L/2 और ये इसकी चौड़ाई होगी B/2 और इसके यहां पर है वो होगा सेंटर ऑफ मास। फिर वर्गाकार प्लेट है, वर्गाकार प्लेट है तो इसके अंदर ये लंबाई भी A, ये भी A, सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, A/2 ऐसे और A/2 ऐसे, कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास इसके, इसमें भी इसके केंद्र पर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, वर्गाकार प्लेट है, प्लेट है ना, स्क्वायर प्लेट है। फिर अगर डिस्क हो, सर्कुलर डिस्क हो, सर्कुलर डिस्क हो, सिमेट्रिकल हो, द्रव्यमान है वो एक तरीके से हो, क्या होगा इसका भी इसके केंद्र पर, ठीक है। सर्कुलर डिस्क हो, और अगर रिंग हो, कंप्लीट रिंग हो, रिंग हो, ठीक है, रिंग हो, उसका भी क्या होगा इसके केंद्र पर, ठीक है। इन चारों के कारण इसके केंद्र पर होगा। अगर सॉलिड स्फीयर हो, इसमें भी इसके केंद्र पर होगा। अगर होलो स्फीयर हो, कोकला गोला हो, तो भी इसमें इसके केंद्र पर होगा। ये क्यों बता रहा हूं, अभी हम इसका आधा कट वर्जन देखेंगे, उसके अंदर कहां पे होता है। चाहे कंप्लीट रेक्टेंगुलर प्लेट हो, स्क्वायर प्लेट हो, रिंग हो, डिस्क हो, सॉलिड स्फीयर हो, होलो स्फीयर हो, इन सब के कारण ये अगर कंप्लीट हो और सममितीय रूप से इसका कोई भी भाग कटा हुआ नहीं हो और सिमेट्रिकली द्रव्यमान हो, तो क्या होगा, इन सब के इनका खुद के सेंटर पर C1 होगा, ठीक है। अब अगर आधा काट दिया जाए इनके अंदर तो कैसे होगा, तो 6 नाम लिख लो और 6 नाम का इनके सेंटर पर
सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। फिर अगर हाफ कट हो, जैसे एक रिंग हो आर रेडियस की और वो आर रेडियस की हो, तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास ये याद रख लो, डेरिव आप कर सकते हो इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा 2r/π डिस्टेंस पर, जिसका सेंटर है, सेंटर से सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास होगा यहां पर। अगर रिंग है और रिंग है, आधी रिंग है, ठीक है, हाफ रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कंप्लीट रिंग के सेंटर से 2r/π दूरी पर ऊपर की ओर, ठीक है। हाफ रिंग है तो इस सेंटर से 2r/π दूरी पर सेंटर ऑफ मास होगा। अगर डिस्क है, हाफ डिस्क है, हाफ डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर मतलब पूरी, सेमी सर्कुलर मतलब आधी, तो इसका ये रेडियस r है, तो इसकी इस सेंटर से 4r/3π इस डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर से 4r/3π मतलब ये कितना है, 4r/3π, ठीक है। अगर होलो स्फेयर हो और हाफ हो, यानी आधा होलो स्फेयर है, तो कहां पे होगा, इस सेंटर से r/2 दूरी पर। अगर होलो स्फेयर है तो, हाफ होलो स्फेयर है, तो इसके सेंटर से सेंटर ऑफ मास है वो, तो यहां पे होगा वो सेंटर ऑफ मास, यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास, यहां पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। और अगर हाफ सॉलिड स्फेयर हो, हाफ सॉलिड स्फेयर ठोस गोला हो, आधा ठोस गोला हो, तो क्या होगा, यहां से सेंटर से कितना 3r/8, सेंटर से 3r/8 दूरी पर सेंटर ऑफ मास इसका होगा। तो हाफ रिंग है, तो हाफ रिंग के लिए हो जाएगा 2r/π, हाफ डिस्क के लिए 4r/3π, हाफ होलो स्फेयर के लिए r/2, हाफ सॉलिड स्फेयर के लिए 3r/8, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जिसके अंदर लीनियर मास डेंसिटी यानी रेखीय द्रव्यमान घनत्व रो बराबर है a+bx। एक ही द्रव्यमान घनत्व क्या होता है कि एक यूनिट लंबाई का द्रव्यमान, फिर उसमें m/l लिखा था ना, सिमेट्रिकल हो। अब ये इसमें ऐसे बढ़ रहा है, a तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, और x है वो मूल बिंदु से लंबाई है x दिशा के अंदर,
तो जैसे जैसे रोड के अंदर अपन इधर जाएंगे वैसे वैसे इसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे रोड है एक, ये रोड है, ये x दिशा में है, y कोऑर्डिनेट इसका 0, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे L 0। इसका रो है a प्लस बी एक्स। ठीक है, इसके कारण सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास बताओ, y का 0 हो जाएगा, ये y दिशा में तो 0 पर है ये पूरी रोड। x सेंटर ऑफ मास इसका कितना होगा? x सेंटर ऑफ मास बराबर होता है इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। यहाँ पे dm कितना होगा? मान लो यहाँ से इस पॉइंट से x दूरी पर ये x कोऑर्डिनेट हो गया इसका, इस पर एक छोटी सी लंबाई है वो dx लेते हैं, इसका पर यूनिट लेंथ ये है इसका रो, तो इसका द्रव्यमान dm कितना हो जाएगा? dm हो जाएगा a रो इंटू dx, यानी dm हो गया a प्लस bx इंटू dx। ठीक है, यूनिट एकांक लंबाई का द्रव्यमान है वो है रो। x दूरी पर है तो इसका x ये वैल्यू रख देंगे अपन, तो ये इसका यहाँ पे रेखीय द्रव्यमान घनत्व आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक छोटी सी लंबाई के लिए इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, एकदम छोटी सी लंबाई है, तो इसका छोटा सा द्रव्यमान हो जाएगा a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? x इंटू dm कितना हो गया? a प्लस बी एक्स और dx। a और b क्या है? दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, अब x a प्लस बी एक्स ये हो गया dm अपॉन dm। यहाँ पे टोटल द्रव्यमान तो दे ही नहीं रखा, तो वो भी किससे आएगा? इसके इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन का कहां से कहां तक होगा? 0 से L तक। 0 से L तक इंटीग्रेट कर दो दोनों को और फिर एक दूसरे का डिवाइड, तो ये हो जाएगा ax प्लस bx स्क्वायर dx अपॉन इसका इंटीग्रेशन 0 से L तक, और नीचे वाला है वो हो जाएगा a प्लस bx dx और 0 से L तक। ठीक है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया b क्यूब बाई x क्यूब बाई 3, और इसकी लिमिट आ गई 0 से L तक, और इसका हो गया ax प्लस bx स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट आ गई 0 से L तक। ठीक है, ax प्लस bx स्क्वायर बाई 2। अब इसकी लिमिट रखेंगे तो 0 पे इनमें सारों में x x है, तो 0 पे रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर वाली लिमिट 1 रख दो, a l स्क्वायर बाई 2 प्लस b l क्यूब बाई 3 बटा a l प्लस b l स्क्वायर बाई 2। यहां से क्या सारों में l सारों में एक बार तो है। ठीक है, तो ये कॉमन आगे कट जाएगा, तो बचा क्या? x सेंटर ऑफ मास बचा al बाई 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2 बी एल स्क्वायर बाई 3 अपॉन a प्लस बी एल बाई 2। तो ये आया अपने। अब क्या इसमें 2 एलसीएम आ जाएगा, इसमें 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3al प्लस 2bl स्क्वायर बाई 6, और ये आ जाएगा 2a प्लस bl बाई 2, तो ये आ जाएगा 3, तो उधर हो जाएगा 3al प्लस 2bl स्क्वायर बटा 2a प्लस bl, ये हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास, और y सेंटर ऑफ मास, और बटा में ये 3 है ही,
y सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 0, z सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 0, क्योंकि z डायरेक्शन में रोड है ही नहीं, ना y डायरेक्शन में रोड तो x डायरेक्शन में। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे r सेंटर ऑफ मास बराबर 3al + 2bl स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 3 2a + bl, ये हो गया कॉमा 0, ये इसके कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट।